उपाध्यक्ष जी, मैं सभी सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि लगभग 2 घंटे चली इस चर्चा में नहीं 2.5 घंटा नहीं, मैं इसलिए वैसे तो इसके लिए इतना समय जा रहा है, इसका मुझे एक तरफ दुख भी हो रहा था, अनप्रेसिडेंटेड, और खुशी भी इसलिए हो रही थी कि शायद 1954 के बाद पहली बार वेतन भत्ते जो हमेशा बिना बहस पास करने की हमारी परंपरा रही है, उस परंपरा को तोड़कर हमने ये अच्छा है बुरा है सबको जो कहना है वो कहकर पास कर रहे हैं। एक दृष्टि से ये अच्छी बात हुई है। वैसे संसदीय कार्य मंत्री के नाते मुझे अगला एजेंडा देखते हुए ये छोटा लग रहा है, इसलिए मैं छोटा संक्षेप में उत्तर देने वाला हूँ। मुझे व्यक्तिगत इस बात का दुख है कि जबकि सभी लोग इस विधेयक एमपी रह चुके हैं, उनके लिए भी आप संशोधन ले आइए। एक टर्म अगर वो रह चुके हैं उनके लिए 4 साल की सीमा मत बांधिए, उन्हें भी पेंशन का प्रावधान करिए। अध्यक्ष जी, चित्र ऐसा है कि वामपंथी दल को छोड़कर बाकी सभी दलों ने इस बिल का तो समर्थन किया है, लेकिन इस बिल से खुश कोई नहीं है। I said it in Hindi. मिस्टर यादव, मिस्टर सुरेश यादव, मिस्टर सुरेश यादव प्लीज। बस ना हुआ, कितना हो गया? मिस्टर प्रधान प्लीज। अध्यक्ष जी, मैं इसलिए कह रहा था कि कोई खुश नहीं है, क्योंकि जो मेरे वामपंथी मित्र हैं, भिन्न भिन्न दल मिलाकर आप भी हैं, ये इसलिए खुश नहीं है कि ये ज्यादा बड़ा है, और बाकी जो मुझे समर्थन कर रहे हैं वो इसलिए खुश नहीं है कि उनको लगता है ये उतना बड़ा नहीं है जितनी उनकी अपेक्षा है। तो एक अर्थ से ये पहला बिल है, माफ करना, आवश्यकता की जो इनकी अपेक्षा है उसके अनुसार ये नहीं है, और इसके कारण वैसे 100% बिल को समर्थन किसी का नहीं है। मैं केवल 2 बातों का उत्तर में फिर एक बार पुनर्लेख करना चाहता हूं कि आलोचना में हुआ कि भाई ये समय ठीक है, दुनिया में मंदी चली है, देश में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ये एक मुद्दा आया। और दूसरी तरफ आया कि इसी सदन में 10-12 बार एडजर्नमेंट हुई है, तो ऐसे समय अपने वेतन भत्ते बढ़ाएं तो ठीक है। इस पर भी मैंने बहुत सोचा था। हर सत्र में, मैं दिसंबर से हर सत्र में सोच रहा हूं कि जिस सत्र में एडजर्नमेंट नहीं होगी उस सत्र में इस बिल को पास करेंगे, लेकिन 5-7 सत्र देखने के बाद मुझे लगा कि ये मेरा सपना कभी पूरा होने वाला है नहीं, और इसलिए मैंने इसको एडजर्नमेंट से तो छोड़ने का निर्णय किया। दूसरा, मैं आपको कहूं कि वैसे ये दिसंबर में ही हमने समिति का आने के बाद हमने जनवरी में ही इस बिल को लाने का तय किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय गुजरात में भीषण त्रासदी आई, तो ऐसा लगा कि उसके बाद हम ये करें, ये ठीक नहीं है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से लगभग 1 साल के इंतजार के बाद ये आया है। अब इसका आइडियल समय कैसे ढूंढना, ये मेरे लिए, मतलब उसको क्या ग्रोथ रेट से जोड़ दें और कैसा जोड़ें, ये मुझे समझ में नहीं आता, और इसलिए मुझे ये लगा कि अब कभी ना कभी ये करना जरूरी है, और इस हिसाब से हमने इस वक्त इसको लाने का फैसला किया। इसका बाह्य कारण कोई नहीं है। अब मैं जनप्रतिनिधियों के बारे में जो पब्लिक इमेज है, मैं इस समय इसकी चर्चा करने का अवसर नहीं है, अपने पास समय नहीं। ये जरूर है कि जनप्रतिनिधियों के बारे में पब्लिक इमेज उतनी अच्छी नहीं है जितनी हम चाहते हों, और इसलिए कभी कभी तो मुझे लगता है कि बाकी देशों का तो मुझे उदाहरण मालूम नहीं है, लेकिन एक बार तो मैंने, और इसको आप केवल मजाक में ही लें, गंभीरता से न लें, मैंने कहा था कि देयर सीम्स टू बी ए लव एंड हेट रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। दे स्टार्ट हेटिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स द मोमेंट दे इलेक्ट देम। मतलब जिसको 5-5 लाख वोट से चुनकर देते हैं, दूसरे क्षण से ये काम नहीं कर रहा है, शिकायत उसके बारे में होती है,
और इसके कारण हमारी इमेज अच्छी हो, इसके लिए हम सबको क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कभी इसकी बहस हम कर सकते हैं। और कुछ जैसे हम आचार संहिता है सबके लिए कहते हैं कि पत्रकारों के लिए होनी चाहिए, औरों के लिए होनी चाहिए, वैसे किस प्रकार की आचार संहिता सांसदों के लिए भी बनानी चाहिए, ये सांसद मिलकर हम सोच सकते हैं कि जिस आचार संहिता का पालन करके, क्योंकि ये कोई बहुत अच्छी स्थिति तो है नहीं कि अपने बारे में जो हम अपने बारे में अपनी राय रखते हैं, ऐसा अगर समाज हमारे बारे में अपनी राय रखता नहीं होगा तो गलती भले समाज की हो या गलती मीडिया की हो या हम की हो, हमारी हो, हमको सबको ये ढूंढ कर देखना चाहिए कि आखिर जनप्रतिनिधियों की जो इमेज है उस इमेज में किन किन कारणों से, मैं नहीं मानता कि कोई तनख्वाह उसका कारण है, किन किन कारणों से इस इमेज को कमी आती है, उनको दूर करने, शायद दूर करें तो ये तनख्वाह बहुत बड़ी तनख्वाह नहीं मानी जाएगी। कुछ दिन पहले मैं केवल मोह से एक उदाहरण देता हूं कि मुझे सिंगापुर के प्रधानमंत्री को मिलने का अवसर मिला और उनके यहाँ उनका कहना है कि मेरे यहाँ मंत्रियों की सैलरी में फर्स्ट 10 CEO जो हैं सिंगापुर के, उसके एवरेज पे तय करता हूँ। और मैंने कहा ऐसा क्यों करते, तो कहते हैं यहाँ मंत्री बनने के लिए कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि यहाँ कंपनी और व्यवसाय इतना अच्छा चल रहा है कि किसी को मंत्री बनने में रुचि नहीं। और मैं भी हाँ और हाँ, यहाँ भी मंत्रियों की सैलरी इसके कारण बढ़ती नहीं है। किसी ने कहा कि भाई मंत्रियों की सैलरी बढ़नी चाहिए, नहीं तो हम VRS लेके फिर से MP बनने को तैयार हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो समाज में हमारा प्रतिबिंब है उसको बदलने के लिए जो कोशिशें करनी चाहिए वो हम सब मिलकर करें और मिलकर इसकी कोई आचार संहिता बनाए जिसका पालन करें, ये अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रामाणिकता से एक संसद सदस्य को काम करने के लिए जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के अनुसार उनकी व्यवस्था करें। इसके संबंध में अपने मन में जो बार बार मैं, रघुवंश जी कह रहे थे कि मैंने अपराध बोध कहा, तो शायद मेरे मन में अपराध बोध है इसलिए मैंने अपराध बोध का शब्द, अब रघुवंश बाबू आपका ये सही है कि कुछ लोगों के मन में अपराध बोध होता ही नहीं, कितने भी अपराध होने के बाद, तो ये हर एक के अपने अपने स्वभाव से जुड़ी बात है और इसलिए मेरा कोई ये व्यक्तिगत अपराध बोध की बात नहीं मैं कर रहा था, सरकार की ओर से, हम सब संसद की ओर से। अंत में केवल एक बात अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं एक बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि सब लोगों को हमें ये लगता है कि हम ही हमारी वेतन तय करते हैं, इसके कारण बहुत सारी गलतफहमियां उससे पैदा होती है कि हम लोग अपना वेतन भत्ते तय करते हैं। इसकी कोई अलग व्यवस्था होनी चाहिए। मैं केवल कानूनी उत्तर में नहीं जाऊंगा, जैसे मैंने कानून में कहा है कि संविधान के धारा 106 के अंतर्गत संविधान ये बड़े स्पष्ट रूप से कहता है कि पार्लियामेंट के सदस्य उनके वेतन भत्ते वो एक कानून बनाकर तय करेंगे और उसके अनुसार हम 50 साल से व्यवहार करते आ रहे हैं। मैंने ये निर्णय किया है सबकी इतनी इच्छा देखते हुए कि मैं इसी हफ्ते सभी संसद सदस्यों को एक पत्र लिखूंगा और जिसमें मैं उनसे सुझाव मांगूंगा कि आखिर आप चाहते क्या हैं, कि क्या करना चाहिए, क्योंकि सब लोग कहते हैं करना चाहिए, लेकिन जैसे किसी ने सुझाव दिया कि अध्यक्ष जी पर छोड़ दिया जाए। अब मुझे स्पीकर पर छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शायद मैं स्पीकर बनूं तो ये जिम्मेदारी मैं ना लूं, क्योंकि प्रिसाइडिंग अथॉरिटी सबकी तनख्वाह तय करने लगे, उनको किस प्रकार का दबाव संसद सदस्यों की ओर से दोनों प्रिसाइडिंग अथॉरिटीज पे आएगा। और इसलिए यह कहना बड़ा आसान है कि लीव इट टू द प्रिसाइडिंग अथॉरिटीज, लेकिन प्रिसाइडिंग अथॉरिटीज इसका निर्णय करे, कम करे, ज्यादा करे, क्योंकि उनका स्थान तो हमारे दृष्टि से इतना सर्वोच्च होना चाहिए कि प्रिसाइडिंग अथॉरिटी ने फलानी तनख्वाह तय की थी और ये विवाद का आगे विषय बन जाए, ये तो कोई अच्छी बात नहीं हो सकती है। और इसलिए मैंने कहा कि सुझाव बहुत आए, लेकिन आज तक किसी ने कॉन्क्रीट सुझाव नहीं दिया है। इसलिए मैं सभी संसद सदस्यों को पत्र लिखने वाला हूं अगले सप्ताह में कि कम से कम आप प्लीज। एक सुझाव ऐसा है कि आपका जो प्रोटोकॉल है उसमें जो MP जहां आते हैं उस प्रोटोकॉल के मुताबिक दूसरों की तनख्वाह बढ़े तो MP की बढ़ जाए। सर मैं अब इसमें, हाँ, प्रोटोकॉल में जाने के बाद जिस ब्यूरोक्रेट के ऊपर आप आते हैं उस ब्यूरोक्रेट के अनुसार आपको अगर तनख्वाह देना शुरू करें तो आज जितना खर्चा आ रहा है उससे 10 गुना खर्चा आएगा। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कि इसीलिए आएगा, क्योंकि नहीं आने दीजिए। तो भाई ये 23 करोड़ पे ही आपत्ति हो रही है और आप मेरे को 230 करोड़ का प्रपोजल दे, इसलिए मैंने कहा ना इसको भी एग्जामिन करते। जो प्रोटोकॉल का मैं किसी
नहीं, आपने अच्छा सुझाव दिया। आप सबको, सब मेंबरान को लेटर लिखिए, उनकी सुझाव आने के बाद तय कीजिए। अध्यक्ष जी, उनके सुझाव आने के बाद हम स्पीकर साहब से, चेयरमैन साहब से बात करेंगे और जो निचोड़ निकलेगा वो सबका मिलके अगर होगा हम सदन के सामने उसको लाएंगे। फिर आवश्यकता पड़ी तो धारा 106 को बदलना हो, रद्द करना हो, सैलरीज एक्ट को रिपील करना हो, कोई नई सिस्टम बनाना हो, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें इस बात की कोई खुशी नहीं है कि हम अपनी तनख्वाह तय करें और लोगों से, जैसे रघुवंश बाबू ने ठीक कहा, एक बार कमेटी की रिपोर्ट आई तब गाली पड़ी, एक बार हम जनवरी में बिल लाने वाले थे तब दूसरी बार गाली पड़ी, और अब तीसरी बार एक्चुअल बिल आला है तो तीसरी बार गाली पड़ी। कुछ अखबारों ने एक ही एडिटोरियल लगभग शब्द बदलकर 3 बार लिखा, तनख्वाह एक ही बार बढ़ी। और इसलिए हम भी इस स्थिति को नहीं चाहते कि हम अपनी तनख्वाह बढ़ाएं और उसी पर लोग आपत्ति करें। इसलिए जैसे शिवराज जी ने सुझाव दिया है उसको भी एग्जामिन करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमको यह देखना पड़ेगा कि आज जो सैलरी मिल रही है उससे बहुत कम हो जाए, ये भी सुझाव कोई मंजूर नहीं करेगा, और उसमें कोई 10-20 गुना बढ़ जाए, इस प्रकार का भी सुझाव मंजूर होने में मुश्किल होगा उसमें कोई। रघुनाथ जी आप अकेले हो तो आप, हम दोनों कर सकते हैं, लेकिन बाकी, और इसलिए मुझे लगता है कि आप सुझाव दीजिए, हम सरकार की ओर से सुझाव का अध्ययन करेंगे, दोनों प्रिसाइडिंग अथॉरिटी से चर्चा करेंगे, और इसके कारण कोई इस सारे मंथन के बाद कोई अमृत निकल के आए तो कम से कम अगली बार संसद को अपना वेतन बढ़ाने का जो आरोप है उससे भी मुक्त हो जाएंगे, और एक अच्छे वातावरण में हो सकता है इससे अच्छे तनख्वाह हम पा सकेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है जितना संभव था हमने करने की कोशिश की है, और मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि वो सर्वसहमति से इसको पारित करे। बहुत बहुत धन्यवाद।